नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट आईक्यू में। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट यूपी पुलिस परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस प्रैक्टिस सेट में आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग और आपके सिलेबस के हिसाब से ही ये प्रैक्टिस सेट हम लेकर आए हैं। हम लोग सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से समझते हुए पढ़ेंगे ताकि सभी प्रश्नों के उत्तर हमें याद रहें। इसलिए सभी प्रश्नों को समझते हुए चलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव, बी वॉरेन हेस्टिंग, सी विलियम बेंटिक, डी कॉर्नवालिस। इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी वॉरेन हेस्टिंग, क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इसी तरह 1774 से 85 ईस्वी तक वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। तो पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है? ऑप्शन ए वायु, बी बादलों, सी गुरुत्वाकर्षण, डी पृथ्वी का घूर्णन। दोस्तों, इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन सी गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी का अपना वायुमंडल होने के पीछे की वजह जो है वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति का होना है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, वातावरण का वह स्तर जो इलेक्ट्रॉन्स और धनात्मक आयन के कुछ अंशों के मिश्रण से बना है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए ट्रोपोस्फियर, बी आइनोस्फियर, सी स्ट्रेटोस्फियर, डी मेसोस्फियर। दोस्तों, इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी आइनोस्फियर। वातावरण का वह स्तर जो इलेक्ट्रॉन्स और धनात्मक आयन के कुछ अंशों से मिलकर बना है उसे जो है आइनोस्फीयर कहा जाता है। ये वायुमंडल में पाए जाने वाली एक परत है। दोस्तों, इसकी ऊंचाई 60 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक होती है और संचार उपग्रह इसी मंडल में स्थापित होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा कर राज्य सरकार द्वारा वसूला जाता है? ऑप्शन ए आबकारी शुल्क, बी पूंजीगत कर, सी सीमा शुल्क, डी निगम कर। दोस्तों, इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन ए आबकारी कर। आबकारी कर जो है आपका वो राज्य सरकार द्वारा वसूला जाने वाला शराब पर कर है। ये शराब पर लगाया जाता है जिसे राज्य उत्पादक शुल्क भी कहा जाता है। दोस्तों, ये एक अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, पूंजीगत लाभ कर और सीमा शुल्क, नियम कर केंद्र सरकार द्वारा जो है वो वसूले जाने वाले कर हैं। ठीक है, आबकारी कर राज्य सरकार द्वारा वसूला जाने वाला कर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए कर राजस्व में वृद्धि, बी जन वितरण प्रणाली में सुधार, सी आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, डी अर्थव्यवस्था के भ्रष्टाचार को हटाना। इसमें ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है, आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना। मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना है, क्योंकि मौद्रिक नीति को भारत में भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। दोस्तों, मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य होता है मूल स्थिरता के साथ विकास को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, वह एकमात्र वायसराय कौन थे जिनकी भारत में हत्या हुई? ऑप्शन ए लॉर्ड हार्डिंग, बी लॉर्ड नॉर्थब्रुक, सी लॉर्ड एलनबरो, डी लॉर्ड मेयो। दोस्तों, ये डी है, तो इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन डी लॉर्ड मेयो, क्योंकि लॉरेंस के बाद लॉर्ड मेयो 1869 ईस्वी में भारत का वायसराय बनकर भारत आया था। एक अफगान ने सन 1872 ईस्वी में चाकू मारकर अंडमान में लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए जस्टिस रनाडे,
बी मैडम ब्लात्सकी, सी एनी बेसेंट, डी बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी। मैडम ब्लात्सकी थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापक थी। 1882 में उन्होंने ये सोसाइटी स्थापित की थी। दोस्तों भारतीय समाज और संस्कृति में इस दर्शन की जड़ें 1779 में ही पनपनी शुरू हुई थी। भारत में इस आंदोलन का प्रचार प्रसार एनी बेसेंट द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी जी को प्रभावित करने वाली पुस्तक अंट टू द लास्ट का लेखक कौन है? इसमें ऑप्शन ए है बोरिस एल्त्सिन, बी जॉन रस्किन, सी पुश्किन, डी रस्किन बॉन्ड। दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है रस्किन बॉन्ड। 1860 ईस्वी में प्रकाशित अंट टू द लास्ट के लेखक रस्किन बॉन्ड थे। इस किताब से महात्मा गांधी जी काफ़ी प्रभावित थे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप के लोग निम्न में से कौन सी भाषा बोलते हैं? ऑप्शन ए मलयालम, बी कन्नड़, सी तमिल, डी तेलुगु। दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है लक्षद्वीप के लोग मलयालम भाषा बोलते हैं। ठीक है, लक्षद्वीप अरब सागर का एक प्रमुख द्वीप है। ये भारतीय प्रशासन के अंतर्गत संघ शासित प्रदेश है। यहाँ के लोग मलयालम भाषा बोलते हैं। लक्षद्वीप प्रवालीय द्वीप समूह है। इसकी राजधानी कवारती है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? ऑप्शन ए एस बदैया, बी के एम करियप्पा, सी सुंदर जी, डी मानिक शाह। इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन डी मानिक शाह। भारत का पहला फील्ड मार्शल HFJ मानिक शाह थे। इनके नेतृत्व में भारत ने सन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में विजय प्राप्त की थी। दोस्तों इनका निधन 27 जून 2008 को हुआ था। तो भारत के प्रथम फील्ड मार्शल मानेक शाह थे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, धरती सभी के लालच के लिए नहीं बल्कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराती है, ये कथन किसने कहा था? ऑप्शन ए गुरु नानक, बी महात्मा गांधी, सी पाल, डी श्रीमती इंदिरा गांधी। दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी। ये कथन महात्मा गांधी ने कहा था कि धरती सभी के लालच के लिए नहीं बल्कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराती है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, महात्मा गांधी का कथन है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कश्मीर घाटी किस स्वरूप में स्थित है? ऑप्शन ए कंधरा, बी दूषित, सी प्लेटो, डी मैदानी। दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन सी। कश्मीर घाटी जो है वो प्लेटो के स्वरूप में स्थित है। कश्मीर घाटी का निर्माण वलन के परिणाम स्वरूप चट्टानों में बनने वाली अभिनति का परिणाम है। कश्मीर घाटी प्लेटो के स्वरूप में स्थित है। कश्मीर घाटी और डल झील बृहत हिमालय और पीर पंजाल के बीच स्थित है। दोस्तों ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य को संकट में डालने वाला सबसे गंभीर वायु प्रदूषण कौन सा है? ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी ओजोन, डी नाइट्रोजन ऑक्साइड। दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड स्वास्थ्य को संकट में डालने वाला सबसे गंभीर वायु प्रदूषक है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वितीय देश कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए मालदीव, बी श्रीलंका, सी मॉरिशस, डी मेडागास्कर। इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन ए मालदीव। भारतीय महासागर में सबसे छोटा देश, दूसरा देश जो है वो मालदीव है। ठीक है, ये भारत के लक्षद्वीप टापू की उत्तर दक्षिण दिशा में है। दोस्तों ये लक्षद्वीप सागर में स्थित है। ये श्रीलंका की दक्षिण पश्चिमी दिशा के करीब 700 किलोमीटर दूरी पर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संसद की लोकलेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है?
ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी राज्यसभा अध्यक्ष। इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष। संसद के लोकलेखा समिति की अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करता है। सबसे महत्वपूर्ण संसद की लोकलेखा समिति सबसे महत्वपूर्ण पुरानी समिति है जिसमें कुल 22 सदस्य होते हैं दोस्तों। 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष इसके अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। परंपरा के अनुसार इसका अध्यक्ष विपक्ष के किसी सदस्य को बनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है? ऑप्शन ए अल्टेकर, बी कपाड़िया, सी पी.एच. प्रभु, डी पी.वी. कांडे। दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी कपाड़िया। कपाड़िया ने कहा था कि हिंदू विवाह एक धार्मिक विवाह है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संस्था नहीं है? ऑप्शन ए विवाह, बी कानून, सी धर्म, डी भवन। इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन डी भवन जो है वो संस्था नहीं है। सामाजिक दृष्टि से विवाह, कानून, धर्म सभी सामाजिक संस्थाएं हैं लेकिन भवन नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन किस ब्रिटिश वायसराय द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए मिंटो, बी कर्जन, सी चेम्सफोर्ड, डी इरविन। दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी कर्जन। बंगाल का विभाजन ब्रिटिश वायसराय कर्जन के द्वारा किया गया था और बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा की गई थी। दोस्तों 16 अक्टूबर 1905 से ये प्रभावी हुआ, जबकि लॉर्ड मिंटो लॉर्ड कर्जन के बाद 1905 से 1910 ईस्वी तक भारत का वायसराय रहा। ठीक है, 1951 से 1919 के रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग कांड इसी के समय की प्रमुख घटनाएं थीं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसमें आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ? ऑप्शन ए लखनऊ, बी कानपुर, सी इलाहाबाद, डी मेरठ। दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन ए लखनऊ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता जो है आपका लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। 29 दिसंबर 1916 को लखनऊ अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग द्वारा एक समझौता किया गया था जिसे लखनऊ संधि या समझौते के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बलदेव सिंह अंतरिम सरकार के सदस्य स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में किस विभाग के प्रमुख थे? ऑप्शन ए रक्षा विभाग, बी शिक्षा विभाग, सी रेलवे विभाग, डी आर्थिक विभाग। दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन ए रक्षा विभाग, क्योंकि बलदेव सिंह भारत के स्वतंत्रता सेनानी व प्रमुख नेता थे जो स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रथम रक्षा मंत्री के पद पर थे, जबकि शिक्षा मंत्रालय मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के पास था और आर के शम्मुख शेट्टी को वित्त मंत्रालय सौंपा गया था। ठीक है, और रेलवे मंत्रालय जो है वो जान मथाई के पास था। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस शहर में विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताया था? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, बी शिकागो, सी वाशिंगटन डीसी, डी लॉस। इसमें दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी। सन 1893 में शिकागो की विश्व धर्म महासभा में विश्व के सभी धर्मों के बीच संवाद बनाने की कोशिश की गई,
जिसमें स्वामी विवेकानंद ने भारत के हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ, किसके द्वारा पारित किया गया था? ऑप्शन ए लॉर्ड हार्डिंग, बी ऑकलैंड, सी लॉर्ड कैनिंग, डी लॉर्ड मेटकॉफ। इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है लॉर्ड कैनिंग। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 26 जुलाई 1956 को लागू हुआ, लेकिन लॉर्ड कैनिंग के द्वारा जो है इसे पारित किया गया। इस काम में सबसे ज़्यादा योगदान ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने दिया। उन्होंने इसके समर्थन में एक सहस्त्र हस्ताक्षरी वाला प्रमाण पत्र तत्कालीन गवर्नर जनरल डलहौजी को दिया। उसके बाद 26 जुलाई 1856 को विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, बक्सर युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष कितना भुगतान करने के लिए सहमत हुई? ऑप्शन ए 82 लाख, बी 26 लाख रुपए, सी 44 लाख रुपए, डी 68 लाख रुपए। दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी 26 लाख रुपए। बक्सर युद्ध की समाप्ति के बाद क्लाइव ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि की, जिसकी प्रथम संधि के अनुसार कंपनी को मुगल सम्राट से बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। दोस्तों कंपनी ने अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद ज़िले लेकर सम्राट शाह आलम को दिए। कंपनी ने मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के किस सत्र में चलाया गया एक आंदोलन था? ऑप्शन ए सूरत, बी मुंबई, सी भोपाल, डी उज्जैन। दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी मुंबई। भारत छोड़ो आंदोलन अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का जो अधिवेशन था मुंबई में, उसमें आंदोलन ये चलाया गया। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। बम्बई के गेटवे ऑफ इंडिया या बम्बई के जो है गोवा टैंक में मैदान में अपने भाषण अंग्रेज़ों भारत छोड़ो के दौरान गांधी जी ने भारतीयों को एक नारा दिया था, करो या मरो। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, 1928 के बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी जवाहरलाल नेहरू, डी बिपिन चंद्र पाल। दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। बारदोली सत्याग्रह भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान सन 1928 में गुजरात में हुआ। ये एक प्रमुख किसान आंदोलन था दोस्तों, जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। लाला लाजपत राय एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है? ऑप्शन ए सावित्री नदी, बी मूठा नदी, सी लूनी नदी, डी गिरना नदी। दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन सी, थार रेगिस्तान से बहने वाली नदी लूनी नदी है, जबकि मूठा नदी जो है भारत के पुणे शहर में बहने वाली नदी है, और आपकी जो सावित्री नदी है ये सतारा ज़िले के महाबलेश्वर से निकलने वाली 5 नदियों में से एक नदी है, और आपकी जो गिरना नदी है ये भी महाराष्ट्र में बहने वाली नदियों में से एक नदी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, बालाघाट का मंजल खंड क्षेत्र और झुंझुनू का खेतड़ी सिंगना क्षेत्र किस खनिज पदार्थ के लिए महत्वपूर्ण खनन केंद्र है? ऑप्शन ए लोहा, बी एल्युमिनियम, सी चांदी, डी तांबा। दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन डी, बालाघाट का मंजल खंड क्षेत्र और झुंझुनू का खेतड़ी सिंगना क्षेत्र जो है वो तांबे के लिए
महत्वपूर्ण खनन केंद्र है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल की प्रमुख जनजातियां हैं। ऑप्शन ए मुंडा, बी चेचू, सी संथाल, डी जंगिल। दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन सी संथाल। मुंडा जो है वो आपका मुख्य रूप से झारखंड के छोटा नागपुर ज़िले में पाई जाने वाली जनजाति है। और आपकी जो चेचू जनजाति है ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। संथाल जनजाति आपकी पश्चिम बंगाल और झारखंड की प्रमुख जनजाति है। संथाल जनजाति झारखंड और पश्चिम बंगाल की प्रमुख जनजाति है। ज़्यादातर बांकुरा और पुरुलिया में देखी जाती है, जबकि जंगली जनजाति अंडमान निकोबार की जनजाति है दोस्तों। तो इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन सी संथाल। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कोरबा एक लुप्तप्राय द्रविड़ भाषा है। ये किस दक्षिणी राज्य के कोडगू ज़िले की मूल भाषा है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश, डी केरल। इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी। कोरवा जो है वो कर्नाटक की मूल भाषा है। कोरवा एक लुप्तप्राय द्राविड़ भाषा है और ये दक्षिणी कर्नाटक की जो है मूल भाषा है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की समुद्री सीमा भूमध्य सागर पर नहीं है? ऑप्शन ए तुर्की, बी फ्रांस, सी बेल्जियम, डी यूनान। दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है बेल्जियम की जो समुद्री सीमा भूमध्य सागर पर नहीं है। बाकी सभी देशों की समुद्री सीमा भूमध्य सागर पर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में पंचायती राज प्रणाली को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ऑप्शन ए 44वें संविधान संशोधन, बी 36वें संविधान संशोधन, सी 61वें संशोधन, डी 73वें संशोधन। दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन डी। भारतीय संविधान में पंचायती राज प्रणाली को 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। ठीक है, जिसका शीर्षक पंचायत है, जिसमें अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक का प्रावधान है। केंद्रीकृत प्रशासन को लागू करने के विभिन्न तरीकों पर कई भारतीय समितियों द्वारा किए गए एक अध्ययन के बाद 1992 में इस पंचायती राज प्रणाली को औपचारिक रूप दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारत में पंचायती राज प्रणाली को संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस कल का अभ्यास भारतीय उपमहाद्वीप के मिथिला क्षेत्र में किया जाता है? दोस्तों ये कला है, किस कला का अभ्यास भारतीय उपमहाद्वीप के मिथिला क्षेत्र में किया जाता है? ऑप्शन ए मधुबनी, बी पटचित्र, सी कालीघाट, डी टिकुली। दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन ए मधुबनी चित्रकला या मिथिला पेंटिंग मिथिला क्षेत्र जैसे बिहार के दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा, मुजफ्फरपुर, मधुबनी और नेपाल के क्षेत्र की प्रमुख चित्रकला है। जबकि पाता या पात चित्र या पटचित्र, ये जो है पटचित्र, ये उड़ीसा लोक कला की पहचान है। कालीघाट पश्चिम बंगाल की है आपकी, ये कालीघाट आपकी पश्चिम बंगाल की है। टिकुली जो है वो बिहार की प्राचीन कलाओं में से एक ये भी है। ठीक है, लेकिन मिथिला क्षेत्र में जो है वो मधुबनी बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संपूर्ण रूप से भारत में अनुमानित जनसंख्या घनत्व है? ऑप्शन ए 416, बी 325, सी 573, डी 289। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूरे भारत में जनसंख्या घनत्व है 325। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है।
क्योंकि ये अनुमानित जनसंख्या घनत्व है, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, आम की हिमसागर किस्म किस राज्य की है? ऑप्शन ए गुजरात, बी पश्चिम बंगाल, सी महाराष्ट्र, डी उत्तर प्रदेश। दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। आम की हिमसागर किस्म भारत के पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के राजशाही में मिलती है। इसका वज़न 250 से 350 ग्राम तक होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश आम की कौन सी किस्म की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन ए है मुलगोवा, बी बादामी, सी चौसा, डी केसर। इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन ए चौसा, ऑप्शन सी सॉरी दोस्तों, ऑप्शन सी जो है चौसा हिमाचल प्रदेश की आम की प्रसिद्ध किस्म है, जबकि केसर आम जो है वो आपका गुजरात का है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, हड़प्पावासी किस प्रकार की प्राचीन लिपि का प्रयोग करते थे? ऑप्शन ए चित्रलिपि, बी रेखीय, सी सांकेतिक, डी प्रतीकात्मक। दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन ए चित्रलिपि। हड़प्पन लिपि चित्रात्मक है क्योंकि इसके चिन्ह पक्षियों, मछली, मानव रूपों की किस्मों आदि का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसको अंग्रेज़ी में बस्ट्रोफेदन लिपि भी कहते हैं दोस्तों। ये दाईं से बाईं ओर और बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है, जो सर्पिलाकार होती है। तो हड़प्पावासी चित्रलिपि का प्रयोग करते थे। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वेदों में से किसे गीत और संगीत के वेद के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए यजुर्वेद, बी सामवेद, सी अथर्ववेद, डी ऋग्वेद। दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी। सामवेद को संगीत और गीत का वेद माना जाता है। साम का अर्थ है संगीत। सामवेद को मंत्रों और धुनों का वेद माना जाता है। इसमें मंत्रों को लयबद्ध किया गया है। दोस्तों ये भारतीय संगीत का प्राचीनतम ग्रंथ है। सामवेद उपवेद गंधर्व वेद है। ठीक है दोस्तों, काबुल से दिल्ली तक ग्रांड ट्रंक रोड किसके शासन में बनवाया गया था? ऑप्शन ए शेरशाह सूरी, बी अकबर, सी शाहजहां, डी हुमायूं। इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन ए शेरशाह सूरी। ग्रांड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी के शासनकाल में बनवाया गया था। दिल्ली से काबुल से दिल्ली तक ये रोड बना है, जिसे शेरशाह सूरी के शासन में बनवाया गया था। शेरशाह सूरी ने इस रोड का निर्माण 1542 ईस्वी में करवाया था। दोस्तों इस सड़क को सड़क आज़म भी कहा जाता है और ग्रांड ट्रंक रोड की कुल लंबाई 2400 किलोमीटर है। ये रोड दक्षिण एशिया का सबसे पुराना और लंबा रोड है। आज इस सड़क का आधुनिक नाम जो है वो NH2 है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुई थी? ऑप्शन ए है गोवा, बी मुंबई, सी मैसूर, डी कोलकाता। इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी मुंबई। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल बम्बई में स्थापित की गई थी। इस मिल की स्थापना दोस्तों 1854 में नाना भाई द्वारा की गई थी। ये भारत की आधुनिक सूती कपड़ा मिल थी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए अरविंद घोष, बी अरविंद घोष, बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सी राजा राम मोहन राय, डी स्वामी विवेकानंद। दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन सी। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी।
दोस्तों, ब्रह्मा समाज भारत का एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन था जिसने बंगाल के पुनर्जागरण युग को प्रभावित किया। 1828 में ब्रह्मा समाज को राजा राम मोहन और द्वारिकानाथ टैगोर ने स्थापित किया था। सन 1814 में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की, जो 1828 में ब्रह्मा समाज के नाम से जानी गई। दोस्तों, आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन है जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, भारत में एक राष्ट्रवादी के रूप में महात्मा गांधी की पहल कहाँ हुई? ऑप्शन ए खेड़ा, बी पोरबंदर, सी अहमदाबाद, डी चंपारण। दोस्तों, इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन डी चंपारण। महात्मा गांधी की राष्ट्रवादी के रूप में पहल जो है आपका चंपारण से हुई थी। ठीक है दोस्तों, 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले के अनुरोध पर महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। चंपारण सत्याग्रह 1917 महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह था। वहीं से महात्मा गांधी एक राष्ट्रवादी के रूप में उभरे। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शन ए असम, बी कर्नाटक, सी केरल, डी तमिलनाडु। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन सी केरल। मोहिनी अट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। दोस्तों, ये नृत्य विशेष भाव भंगिमाओं के साथ किया जाता है। शास्त्रीय असम का, यक्षगान कर्नाटक का तथा भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में भारत का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है? ऑप्शन ए मुंबई, बी माहे, सी बेंगलुरु, डी कच्छ। दोस्तों, इसमें बिल्कुल राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी कच्छ। कच्छ जो है वो भारत का सबसे बड़ा ज़िला है। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कच्छ ज़िला सबसे बड़ा है। ठीक है दोस्तों, कच्छ में 10 तालुका, 939 गांव और 6 नगर पालिकाएँ हैं। कच्छ का ज़िला 45,674 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को घेरता है। कच्छ गुजरात राज्य का एक ज़िला है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन ए है महानदी, बी नर्मदा, सी कृष्णा, डी गोदावरी। दोस्तों, इसमें बिल्कुल राइट आंसर है दक्षिण की गंगा, ऑप्शन डी गोदावरी को कहा जाता है। गोदावरी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। ये नदी प्रायद्वीपीय नदियों में से सबसे बड़ी नदी है। इसकी उत्पत्ति पश्चिमी घाट में त्र्यंबक पहाड़ी से हुई है। दोस्तों, ये महाराष्ट्र में नासिक ज़िले से निकलती है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को लाइक शेयर कर दें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।